नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सीआरपीएफ जादूगोड़ा में आज कोल्हान प्रमंडल का सबसे ऊंचे एवं बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। इस अवसर को संबोधित करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक आशु शुक्ल ने कहा कि राष्ट्रीय एवं खेल के लिए बल ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पोर्ट्स हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। हम इससे दैनिक जीवन में भी फायदा उठाते हैं एवं जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी लगातार खेलकूद करते रहते हैं। गत ओलंपिक खेलों में भारत के स्पोर्ट्समैन सीमित संसाधन रहते हुए भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस कैंप की स्थापना उड़ीसा, बंगाल एवं झारखंड की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने इसकी बुनियाद रखी है। हम यहाँ जवानों के लिए सभी सुख सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि हम इस कैंप के द्वारा ग्रामीण आदिवासी बच्चों को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रयास से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीरंदाजी एवं हैंडबॉल स्टेडियम का निर्माण होगा। वहीं आधुनिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। वैसे झारखंड के सबसे ऊंची राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक आशु शुक्ल ने फीता काटकर एवं स्विच दबाकर उद्घाटन किया। मोटर चलिए 35.5 मीटर ऊंचे टावर पर राष्ट्रीय ध्वज धीरे धीरे करके टावर के शिखर तक पहुंचकर देश की शान में फहराने लगा। हम उनके झंडे का शिखर पर जाकर फहराते देख वहां उपस्थित सभी लोगों का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि वे भी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का गवाह बन गए। उपस्थित सभी लोगों ने तिरंगा को शान से सलामी दी। मकसद हमारा इस सेंटर को एक पहचान देना और एक स्थानीय बच्चे बच्चियों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रचार प्रसार करना और खेल भावना को विकसित करना है। इसी वजह से इसकी स्थापना की गई है। विशेष तौर पर यहाँ पे राष्ट्रीय सेंटर के तौर पर अभी भारत सरकार ने हैंडबॉल और आर्चरी इनके बालक बालिकाओं दोनों के सेंटर की स्वीकृति दे दी है। तो वो हम जल्दी ही अगले महीने से यहाँ पर उसकी स्थापना शुरू कर देंगे। यही जहाँ आप अभी हैं, इसी के सामने वाला जो ग्राउंड है, इसमें हमारा एक मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएगा, जिसकी की भी स्वीकृति हो चुकी है और उस पर काम शुरू हो रहा है। जमशेदपुर के जेल चौक में एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली कहावत जिला प्रशासन चरितार्थ कर रही है। जेल चौक में विगत 30 वर्षों से ज्यादा समय से यहाँ कई दुकानदार अपनी दुकान के माध्यम से जीविका चला रहे हैं। कुछ दुकानदारों की दूसरा पीढ़ी इन दुकानों ने अपने परिवार के भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों जिला प्रशासन जीएनएसी के माध्यम से दुकान तोड़ने का फरमान जारी करते हुए 6 दुकानदारों को नोटिस थमाया है, जिससे अब इन दुकानदारों की भी जीविका चलाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसको लेकर दुकानदार मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। लेकिन इस बीच दुकानदार इस बात को लेकर असमंजस में है कि आखिर कुछ दुकानदारों को ही यह नोटिस रोड चौड़ीकरण के नाम पर क्यों दिया गया। एक तरफ प्रशासन कुछ दुकानदारों को दुकान तोड़ने की नोटिस देती है, तो दूसरी ओर एक दुकानदार द्वारा कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा है, उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस बात को लेकर जब अन्य दुकानदारों ने इनकी सूचना संबंधित विभाग को सूचना दी, किस पर रविवार को सांची थाना ने काम को रुकवा दिया। वहीं नक्शा विश्लेषण कर 5 तल्ला बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। उस पर जीएनएसी द्वारा बिल्डिंग तोड़ने की बात का निर्माणाधीन भवन को सील कर एटीसी कर दी, लेकिन आज तक अतिरिक्त निर्माण कार्य को ध्वस्त नहीं किया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या मंझले और गरीब दुकानदारों को किसी न किसी कार्य का हवाला देते हुए दुकान तोड़ने तक ही जिला प्रशासन सीमित है, जबकि नोटिस दिए गए दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन के हर कार्य में हमेशा सहयोग करते हैं और आगे भी सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन दुकान तोड़ देने से वे और उनके परिवार वाले भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। ऐसे में प्रशासन पहले उन्हें व्यवस्थित कर फिर दुकान। तो इतने वर्षों से आप लोग है, इस बीच में कभी आप लोगों को नोटिस दिया था जो अचानक ही हमें दे रहा? नहीं, इससे पहले भी हुई थी। और हम लोग तो देखिए, हम लोग पास कुछ साधन है नहीं। 30-40 साल से हम लोग पिताजी करते आए, बिजनेस किए, उसके बाद हम लोग करते आ रहे हैं। और अभी ये उम्र में हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रही है। और रहा, आपको मालूम है सर, ये 2 साल हो गया, 2 साल से कोविड का चल रहा है। एक कोविड के काल में आदमी ऐसी परेशानी झेल रहा था, और इसी बीच में प्रशासन भी हम लोग लग गई, पीछे पड़ गई हम लोग का। प्रशासन की गलती इसमें नहीं देंगे कि उनकी गलती है, पर अब हम लोग इसमें कहाँ जाए, हम लोग की बरसात दी जाए, कहीं भी बरसात दी जाए, हम लोग इससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। कहीं बोलेंगे हम लोग चल जाएंगे, वहां पर चल जाएंगे। शहर में रविवार को अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिला। एक और जीएनएसी शराब दुकान बंद करवाती है, वहीं दूसरी तरफ दुकान मालिक एसडीओ से मुलाकात कर दुकान खुलवाने के आदेश ले लेते हैं। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने कई सारी गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद अंतिम गाइडलाइन में था सिर्फ राशन, दवा, दूध और सब्जी दुकान छोड़कर और
कोई भी दुकानें रविवार को नहीं खोली जाएगी, जिसका पालन भी किया जा रहा था। लेकिन इस रविवार को शहर के आसपास के इलाकों में शराब दुकानें खुली मिली, जिसके बाद एसडीओ के आदेश के बाद जेएनएससी ने कई दुकानों को बंद करवाया और सील कर दिया, जिसका दुकानदारों ने विरोध भी किया। दुकानदारों ने बताया कि बीती शाम सभी को मौखिक रूप से दुकान खोलने का आदेश दिया गया था। वहीं सभी दुकानदारों ने एसडीओ से मुलाकात कर अपनी बातें रखी, जिसमें रेवेन्यू जनरेट करना मुख्य बिंदु था। दुकानदारों ने कहा कि बंद करने का न आदेश जारी किया गया है और न ही खोलने का। जमशेदपुर शराब संघ के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि सारी बातों को एसडीओ के सामने रखा गया है, जिसके बाद उन्होंने दुकान खोलने का आदेश दे दिया है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि सरकार द्वारा आदेश क्या दिया गया है, जो अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। एक तरफ एसडीओ के आदेश से दुकानों को सील किया जाता है, वहीं कुछ ही समय बाद दुकानदार मालिकों द्वारा मुलाकात के बाद खोलने की बात सामने आती है। बात ये हुई कि हम लोग मांग रखे कि भाई सभी जिलों में शराब की दुकानें खोली जा रही है, तो हम लोग का जिला भी क्यों छूटा रहेगा। हम लोग भी रेवेन्यू देते हैं, सभी का मान बराबर होना चाहिए। तो उस बेस पे उन्होंने कंसीडर करते हुए बोला अच्छा ठीक है, और डीसी सर का भी आदेश था इस पर। तो डीसी सर तो छुट्टी में है यहाँ, तो अभी एसडीओ साहब भी देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग खोल दीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में नहीं है ये बातें, तो उनके आदेश पर हम लोग जो भी खाद्य अंतर्गत जो भी दुकान की जो खुला पाया गया उसे हम लोग अभी तक किया है। जैसा वरीय पदाधिकारी का निर्देश होगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। कब तक के लिए सील जाएगी ये मुझे आदेश पर हुआ है, वही बता पाएंगे कि ये इंसिडेंट कमांडर है, इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या कानूनी कार्रवाई होती है, उसको अनुरूप होगा। हावड़ा गया नई दिल्ली रेलखंड पर रविवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त करने की प्रक्रिया में जुट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हावड़ा गोमो नई दिल्ली रेलखंड पर पांडरपाला के समीप एक युवक का कटा हुआ शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक पूज बंगला झरिया निवासी छोटू कुमार है। पुलिस जांच की बात कह रही है, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह दुर्घटना है या फिर खुदकुशी। रेल पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच भेज दिया है। पहचान हो पा रहा है कि कौन है? बोल तो रहा कि अगल बगल का आदमी है, बस्ती का। बस्ती का ही है। क्या नाम है पता चला है? अभी तक तो पता। को सूचना मिला कि कोई रेल में कट गया है, उसी आधार पर लोग आए हैं, देखे कि एक व्यक्ति का धड़ अलग है, सर अलग है, कटा हुआ है। क्या लगता है? अरे आप कौन बोल रहे हैं? देखिए तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद पता चलेगा। शहर के टेलीफोन एक्सचेंज रोड धोबरटांड शास्त्री नगर ईस्ट के निवासियों ने रविवार को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों महिला पुरुष ने भाग लिया। रैली में शामिल लोगों ने बताया कि नगर निगम घनी आबादी के बीच कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि ये इलाका घनी आबादी वाला रिहायशी क्षेत्र है। इस तरीके के निर्माण से यहाँ का वातावरण काफी प्रदूषित हो जाएगा और स्थानीय निवासियों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जिससे बीमारी का प्रकोप बढ़ जाएगा। नगर निगम का काम लोगों को बीमारी से बचाना है, साफ सफाई की व्यवस्था करना है, लेकिन इस प्रकार के निर्माण से वस्तु स्थिति एकदम विपरीत होगी। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में हमने नगर आयुक्त को 10/8 को विरोध पत्र दिया था। हमारा एक डेलीगेशन मोहल्ले का वहां पर गया था, उनको रिक्वेस्ट किया कि यहां पर कचरा ड्रम का निर्माण नहीं किया जाए, लेकिन उन्होंने इस पर आज तक किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। कल भी ठेकेदार काम कर रहा था, जो हमारे विरोध के बाद यहाँ से जो है काम बंद किया। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है नगर निगम के पास में कि लोगों को सुविधाएं देने की जगह उनके लिए समस्या खड़ी करने का काम करता है। और ये पहला स्टेशन नहीं बन रहा है, इससे पहले भी जो स्टेशन बने हैं, एक यहाँ चांदमारी नई दिल्ली बस्ती में बना हुआ है, इसी तरीके का बना हुआ है कचरा संयंत्र, वहाँ पर जनता के विरोध की वजह से आज 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। फिर इस तरीके का निर्माण रिहायशी क्षेत्र में करके ये एक नई समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ओबीसी मोर्चा की बैठक धनबाद के गांधी सेवा सदन में की गई, जिसमें पूरे जिले के राजद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने अनुशासन पार्टी के विस्तार और आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर योग्य प्रत्याशियों पर विशेष चर्चा की गई। हाल ही अभी तक निगम चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। राजनीतिक दल अभी से अपने अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार घोषित करने में लग गए हैं। आज भी राजद के बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि राजद के कार्यकर्ताओं को विस्तार, अनुशासन और नगर निगम के चुनाव पर खासा ध्यान दिया जा रहा है और हमारे पार्टी के महेंद्र जी को महापौर के उम्मीदवार के लिए चयन किया गया है। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस पर सहमति बना ली है। आगे की रणनीति पार्टी के पदाधिकारी से मिलकर बैठक करेंगे और नगर निगम की चुनाव तैयारी जोर शोर से पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। राजद में आज यहाँ नगर निगम का चुनाव होगा, इसके विस्तार किस ढंग से होगा, इस सब पर हम लोग अपना प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश का बहुत सारे
महामंत्रीगण लोग आए हुए हैं, उन लोग से हम लोग विचार लेकर के इसका पूरा विस्तार करना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है। इसमें अभी यहाँ कौन कौन लोग खड़ा हो गए, ये सब का सारा का हम लोग का बात करें। अपने आप को स्वतः घोषित कर रहा हूँ और राजद का ही कार्यकर्ता, नेता, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वगैरह वगैरह जितने भी हैं, सभी सम्मान के साथ मुझे समर्थन दे रहे हैं। और इस मुद्दा पर जब अगर नगर निगम के चुनाव में हम जीत जाते हैं तो मुख्यतः यहाँ का बिजली, पानी, हवाई अड्डा, नगर निगम की जितनी भी रोड, पानी, बस स्टैंड और यातायात की जो दिक्कतें हैं उसे दूर करेंगे। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत सरजामदा की रहने वाली एक नाबालिग युवती अपने घर से भाग गई है। हालांकि युवती के परिवार वालों ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया और यह भी लिखा कि शादी की नीयत से किसी युवक के साथ भागी है, लेकिन मामला कुछ और ही है। उधर युवती ने एक वीडियो वायरल कर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है। इस वीडियो में युवती ने साफ शब्दों में कहा कि वह नाबालिग है और शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन इसके माता पिता और भाभी जबरन शादी करवाना चाहते हैं और मानसिक प्रताड़ना भी कर रहे थे, जिसके कारण अपनी इच्छा से वह सहेली के घर में भागकर है, किसी लड़की के साथ नहीं भागी है। प्रशासन से युवती ने न्याय की गुहार लगाई और अपने माता पिता पर जबरन शादी करने का दबाव बनाने पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं बिनीता बारी, पिता गुनाधर बारी, सरजमदा की रहने वाली हूँ। मैं अभी नाबालिग हूँ। मेरे माता पिता मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, इसीलिए मैं अपना माता पिता का घर छोड़ करके चली आई हूँ। मैं शादी से मना करने पर मेरे माता पिता और मेरी भाभी मुझे मानसिक अत्याचार, मेंटल टॉर्चर करने लगे, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ। मैं अपने सहेली के घर में सुरक्षित हूँ, मुझे ढूंढा ना जाए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट द्वारा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वैसे 12 टीमों ने भाग लिया है। उधर इस मौके पर महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। वहीं इस टूर्नामेंट में अव्वल आए खिलाड़ी और टीम को टाटा स्टील द्वारा सम्मानित किया गया। वैसे प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के अवसर पर महिला फुटबॉल खिलाड़ी द्वारा खेल का आयोजन किया जाता है, ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और अपने हॉकी के जादूगर को भी याद करें। उधर इस मौके पर मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। के जन्म उपलक्ष्य में
ये इंटर सेंटर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है, जिसमें हम लोग 12 हम लोग का कम्युनिटी सेंटर है, उस कम्युनिटी सेंटर के महिला लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और करीब करीब 132 महिला इसमें भाग ले रही है। धनबाद से पिछले 44 सालों से डॉक्टर दीपक कुमार सेन द्वारा संपादित प्रकाशित हो रही बांग्ला पत्रिका आमी अनोनिया पत्रिका को इस साल अगस्त महीने में RNI से शिल्पे अनोनिया के नाम से स्वीकृति मिली। इस अवसर पर स्थानीय लिंडसे क्लब में RNI स्वीकृत शिल्पे अनोनिया का पहला अंक का प्रकाशन का विमोचन समारोह और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति किया गया। इस अवसर पर पत्रिका के संपादक डॉक्टर दीपक कुमार सेन ने आमी अरण्य पत्रिका के इतिहास से लोगों को अवगत कराया तथा झारखंड का पहला बांग्ला पत्रिका RNI स्वीकृत होने से इसे धनबाद का गौरव के रूप में वर्णित किया। पत्रिका का विमोचन भारत सेवा संघ दुमका और धनबाद शाखा के सन्यासियों के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर भारत सेवा संघ दुमका स्थित स्वामी परमानंद बालिका विद्यालय के छात्रों ने गीत और नृत्यों का समाप बांधकर सबको मोहित किया। इस अवसर पर धनबाद से पटना, कोलकाता, भागलपुर एवं जमशेदपुर के कई नामी दामी साहित्यिक और लेखक लेखिकाओं ने भी शिरकत की। इस पत्रिका का पहला नाम था आमी अनोनिया। 1977 से इसका इश्यू निकलते जा रहा है, लास्ट 44 ईयर्स। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से दैट इज रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया से इसको स्वीकृति मिला है और स्वीकृति मिलने के बाद इसका नाम हुआ शिल्पे अनोनिया और शिल्पे अनोनिया का आज फर्स्ट इशू का विमोचन हुआ है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.